नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 9। इससे पहले हमने जो है 8 सेट बना दिया हूँ। तो आप सभी को मालूम होगा कि एक सेट में हम 100 प्रश्नों को जो है संग्रहित करते हैं और वह कम से कम 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है। तो आप लोग अगर 25 से 30 मिनट हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो हम जो है 100 क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2024 में T20 विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह USA एवं वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अग्नि का आविष्कार हुआ था वह किस काल में हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह पूर्व पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था। यानी आग का आविष्कार जो है पूर्व पाषाण काल में हुआ था एवं पहिए का आविष्कार जो है वह नवपाषाण काल में हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे। यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज को उपजाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ और जौ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इंद्र की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक हल्की गैस जो है वह हाइड्रोजन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वह नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे और वह जो है स्वीडन में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। खालसा पंथ की 300वीं जो वर्षगांठ थी वह कब मनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया और दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है। तो बैरोमीटर जो है वह दबाव को मापने में व्यवहृत में यानी उपयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कावेरी नदी का अंत कहाँ पर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी का अंत जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाके होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार किसका नया नाम है। यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम वर्मा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो इसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बिहार जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो बिहार जो है वह अभी फ़िलहाल
4 राज्यों से घिरा हुआ है? चलिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा बिहार जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे थोड़े से, क्योंकि वर्तमान समय के कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है। इसका जो है अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन प्लांट निर्माण कहाँ अवस्थित है? तो जो भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है वह आपको रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो लाइफ डिवाइन जो है वह श्री अरविंद घोष ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज है? तो झारखंड के पलामू जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। बात करेंगे कि फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो फुटबॉल गोल होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वह आपको 8 गज होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक नदी धारा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय मान है? तो भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह इलाहाबाद का स्थानीय मान लेकर चलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह को कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करेंगे गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो किस राज्य की जनजाति है? यह मेघालय की जनजाति है। वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजातियाँ रहती है। बात करेंगे चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो जो चकमा शरणार्थी है वह बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यानी कौन सी नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? देखिए, छोटे छोटे प्रश्न जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। तो सवाल है अधिकांश भारतीय वन जो है वह कैसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ वन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 55। ये सब बिहार के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग ये ना सोचें कि जो बिहार के अंतर्गत सिर्फ बिहार ही पूछेंगे, तो वो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महादेशों की संख्या जो है वह 7 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह जो है गुजरात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वह जो है आपको उत्तर प्रदेश है। वह जो है उत्तर प्रदेश है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में खनिज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह जो है आपको झारखंड है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? तो झारखंड में जो है वह आपको बिरहोर जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? यानी कि रबी फसल नहीं है तो जो है वह है मूंगफली, यह खरीफ फसल है और बाद बाकी जो है वह रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन है कि जो काला पानी है वह किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह म्यांमार हो जाएगा। यानी कि भारत, चीन और नेपाल के पॉइंट को काला पानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन एक्ट्रेस जर्नी क्या है? एन एक्ट्रेस जर्नी के किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है सईद जाफरी का एक आत्मकथा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन का चुनाव है तो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव आयोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि दूध में अगर विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा, इसलिए विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहता है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो है तना वाला भाग जो है हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? जो है फिलहाल मार्केट में जो भी स्प्राइट, ठंडा सब जो है, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, उस पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्राणियों के लिए जो है वह है ऑक्सीजन गैस बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो विटामिन डी जो है वह सूर्य से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? यानी कौन से ऐसे प्राणी हैं जिसके कान बाहर की ओर होता है? तो वह है मानव। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 2 है, वो है हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये सब क्वेश्चन जो है रिवीजन करने के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग घबराएं नहीं, छोटे छोटे प्रश्नों को जो है बारीकी से उसको पढ़ें और समझें, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार के कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो मनुष्य के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है?
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है, तो वह होता है लाल रंग का। इसलिए जो है रेड, आप देखेंगे कि किसी भी इमरजेंसी में, चाहे आप रेलवे के फाटक और में देखिएगा, रेड सिग्नल जो है लगाया जाता है, ताकि क्या है ट्रेन दूर से भी उसको जो है तरंगदैर्घ्य को देख ले, ये उसका तरंगदैर्घ्य विचलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स की बीमारी किससे फैलती है, तो एड्स की बीमारी जो है वह वायरस से फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर जीवन है, तो देखिए अभी एक ग्रह है जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो है पृथ्वी, और दूसरा ग्रह जो है वह है मंगल, जिस पे जो है आदमी जीवन खोज रहा है। तो इसका सही आंसर अभी फ़िलहाल पृथ्वी ही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि सौर मंडल की आकृति कैसी होती है, तो सौर मंडल की जो आकृति है वह अंडाकार है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, तो सीसा यानी लेड धातु से ज़्यादा विष फैलता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था, तो भारत जो अंतरिक्ष युग में 1975 ईस्वी में ही शामिल हो चुका था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है, तो वो है आपको CO गैस। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वह पराबैंगनी किरणों को समा लेती है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है, तो लौह अयस्क जो है प्रकृति में नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कौन सा पदार्थ, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो यह जो है आपको ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, लौह ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पोषक नहीं है, तो हार्मोन जो है वह पोषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सा लवण होता है, यानी समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो यानी खाने वाले सोडे की बात करेंगे खाए, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको याद रखने के लिए खाने का जो होता है खाने का सोडा, इसीलिए उसको याद रखेंगे खाए मीन्स बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है जब किसी झील, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है हाँ, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर किसी झील की तली से उठकर वायु जो है बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका जो है आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आकार जो है वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी की जो है चर्चा हुई है, वह है सिंधु नदी की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे थे जैन साहित्य का भाग नहीं था, ये चारों में से बताना है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थेरी गाथा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। तो कहता है कि जब किसी दर्पण को 2 डिग्री कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा। क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण को 2 डिग्री कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह 4 डिग्री में हो जाएगा, यानी थीटा में हो जाएगा। कि जब किसी दर्पण को 2 थीटा से घूर्णित किया जाए या डिग्री में घूर्णित किया जाए तो उसका जो है परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था। 1922 ईस्वी के शराबबंदी यानी कोई कर नहीं, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कहता है कि रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक कृष्णा स्थल माना जाता है। तो जो कृष्णा स्थल है वह है आपको पश्चिमी घाट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। कहता है कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किससे, हीरे से कांच में जब प्रवेश करेंगे तो कुल आंतरिक परावर्तन होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर कहाँ पर अवस्थित है। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर है वह आपको उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरहुत मूर्ति कला में जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग का माध्यम होता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटसन। क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बैरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटसन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मतमयूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। वह थे आपको सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुख मृत्यु को वैध कर दिया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र ने सुख मृत्यु को वैध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1946 में BR अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बंगाल से निर्वाचित हुए थे।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84, कहता है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों को के होने की संभावना है। यानी कि जो छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सा रोग होने की संभावना हो सकती है, तो इसका आंसर होता है फ्लोरोसिस होने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि कृष्ण जीवन प्रक यानी प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। तो प्रेम वाटिका काव्य की जो रचना थी वह रसखान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। यानी कि 4 दिया हुआ है, बोरोन है, जस्ता है, सोडियम है, ताम्र है। तो इसमें से जो है पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सोडियम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, बताइए। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि महादेव गोविंद रानाडे यानी जिसको हम लोग MG रानाडे कहते हैं ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। क्वेश्चन है MG रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो है गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे अपेक का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक की गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1989 ईस्वी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो 1989 ईस्वी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, कहता है लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो जो लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव जो था वह महात्मा गांधी ने दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, कहता है कि माउंट एवरेस्ट योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकृत किया गया। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 ईस्वी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95, कहता है कि देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो देश के प्रथम विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी। यानी कि कौन सा ऐसे यूरोपीय व्यक्ति पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिन्होंने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ा लेने की जो नीति प्रारंभ कर दी, तो वो थे आपको डुप्ले साहब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक टैंक है। तो अर्जुन जो है एक आधुनिक टैंक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98, कहता है
द अनार्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका लंबा नाम है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो है क्वेश्चन है वह है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो इसका सही आंसर है वह साफ सुथरा प्रशासन चलाने हेतु। चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।